वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लूजन थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 5 है। टू स्मूथ इलास्टिक स्फीयर्स हैं हैविंग मासेस m1 और m2 आर मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली एंड मेक द ओब्लिक इम्पैक्ट। ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, वो u1 और u2 वेलोसिटी से इम्पैक्ट करते हैं ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब यानी कि एंगल के साथ आते हैं, टकराने के बाद भी एंगल के साथ ही वापस चले जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल मोशन नहीं है। ठीक है, वो पीछे से भी एक एंगल के साथ कॉमन नॉर्मल के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद फिर वो कोई ना कोई एंगल देकर वापस चले जाते हैं। अब आपने क्या निकालना है, उसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन देयर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। वो कहता है आफ्टर इम्पैक्ट टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी है आपने वो फाइंड आउट करना है, यानी कि v1 और v2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उनकी मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये दो स्मूथ इलास्टिक स्फीयर्स हैं, टू डायमेंशनल इलास्टिक स्फीयर्स या ओब्लिक क्लूजन। ठीक है, अब ये देखिए एक स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर बी है, एक का मास m है और दूसरा का मास आपके पास m2 है। ये देखें, ये इसके साथ टकराता है, ये कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, और जो ये कॉमन नॉर्मल लाइन है जो इस लाइन के ऊपर पेंडिकुलर लाइन होती है उसे कॉमन टेंजेंट लाइन कहते हैं, जो इस साइड पर होती है, इस तरह होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉमन टेंजेंट। यानी कि क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये कॉमन नॉर्मल लाइन है, तो ये कॉमन टेंजेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद है, अब ये देखें, ये v1 वेलोसिटी से टकराता है कॉमन नॉर्मल के साथ, ये v2 वेलोसिटी से टकराता है, ये एंगल अल्फा बनाता है और ये एंगल बीटा बनाता है। ठीक है, आप देखें, ये टकराने के बाद v1 वेलोसिटी से मूव कर जाता है थीटा एंगल बनाते हुए और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर जाता है फाई एंगल बनाते हुए। तो सबसे पहले आपको इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। ये जब मैंने इसका आर्टिकल करवाया था तभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि रिजॉल्व किस तरह करते हैं। अब ये देखिए, जब डायरेक्शन नीचे की तरफ हो ना तो तमाम कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी, आप देखिए इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसके तमाम कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है, आप ले रहे हो ये आपके पास है P, ये एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, तो आपने क्या करना, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा एंगल में तो ये P cos थीटा आएगा, बाहर की तरफ देखो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन जाएगी तो ये P sin थीटा आएगा। ठीक है, हेड टू टेल रूल से। ठीक है, आप देखिए ये नीचे की तरफ डायरेक्शन हो रही है तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, देखिए नीचे की तरफ तो ये एंगल अल्फा बना रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इसकी भी कॉस की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा, तो ये u1 कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। और ये नीचे की तरफ डायरेक्शन बन रही है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये u1 साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ये नहीं, सिमिलरली आप इसको, ये भी इसी तरह रिजॉल्व होगा, ये भी इसी तरह रिजॉल्व, इसका एक कंपोनेंट ये बीटा एंगल बनाते तो ये क्या आ जाएगा u2 कॉज ऑफ बीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आ जाएगा u2 साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप v1 का ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका कंपोनेंट भी बाहर की तरफ ही निकलेगा। ये देखें, ये v1 नीचे की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका कंपोनेंट भी बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये v1 कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और इसका कंपोनेंट ये बाहर की तरफ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा v1 साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। इसी तरह ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो कंपोनेंट्स है ये अलोंग कॉमन नॉर्मल है। कौन कौन से कंपोनेंट, u कॉज ऑफ अल्फा, u2 कॉज ऑफ बीटा, v1 कॉज ऑफ थीटा और v2 कॉज ऑफ फाई, ये तमाम के तमाम एंगल्स किसके, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट अलोंग द कॉमन। अब अलोंग द कॉमन टेंजेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं ना तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही निकलेगी, तो ये आ जाएगा u1 कॉज ऑफ अल्फा, और ये साइन ऑफ अल्फा, v1 साइन ऑफ थीटा, v2 साइन ऑफ फाई, और ये वाला u2 साइन ऑफ बीटा। अब हमने इनकी वेलोसिटीज निकालनी है, v1 और v2 निकालना है, तो ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, न्यूटन इम्पैक्ट लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v1 कॉज ऑफ, आपको पता है v1 माइनस v2 इज इक्वल होता है माइनस e, ये u1 माइनस u2, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल सारे कंपोनेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, v1 कॉज ऑफ थीटा, v2 कॉज ऑफ फाई, u1 कॉज ऑफ अल्फा और u2
कॉज ऑफ बीटा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपको पता है, बिफोर इम्पैक्ट आफ्टर इम्पैक्ट दोनों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम होता है, ठीक है। तो ये आफ्टर इम्पैक्ट और तो ये बिफोर इम्पैक्ट है। तो m1 v1, आप देखें आप ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले आपने v1 भी निकाल लेना और v1 भी निकालना और v2 भी निकालना। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे स्फीयर की आफ्टर इम्पैक्ट, ए स्फीयर की वेलोसिटी निकालेंगे। ए स्फीयर की वेलोसिटी क्या है v1, तो आपने v1 निकालना, तो इसका मतलब है v2 को खत्म करना होगा। तो v2 को खत्म करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको m2 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास v1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय m2 एंड देन एडिंग इन द इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसमें ऐड करेंगे तो v1 यहाँ से कॉमन निकल आया, v1 कॉज ऑफ थीटा कॉमन है, तो m1 m2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये दोबारा से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, m2 से, तो ये वो सारी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देना, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। तो m1 प्लस m2 को ओवर के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से आपने क्या कर लेनी है, स्केयरिंग कर लेनी है। स्केयर करोगे तो ओवर के नीचे वाले का भी स्केयर आ जाएगा, ऊपर वाले का भी तमाम का तमाम स्केयर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए निकालेंगे। तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या आएगा, रिजॉल्व जो परपेंडिकुलर टू द कॉमन ऑर्बिट यानी अलोंग द कॉमन टेंजेंट है। तो उसमें तो आफ्टर इम्पैक्ट या बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी में कोई भी चेंज आया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, आपके पास देखें इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। तो हम स्फीयर ए को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये वाले लेंगे, u1 कॉज ऑफ एल्फा किसके बराबर आ जाएगा, v1 साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ये आ गया, इन दोनों की स्केयरिंग है क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों की स्केयर कर लेंगे तो ये v1 का स्केयर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्योंकि वो v1 कॉज ऑफ थीटा था उसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर ले लेंगे तो ये v1 साइन ऑफ थीटा है, तो दोनों का स्केयर ले लेंगे तो v1 कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा। तो ये जब एडिंग करेंगे तो v1 कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी सारी स्केयर वाली, और ये v1 साइन ऑफ थीटा की स्केयर वाली की सारी वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन निकाल लो v1, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये v1 स्केयर है तो आप थ्रू आउट अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास पहले फंक्शन की मैग्नीट्यूड आ गई। आप उसने कहा है इससे डायरेक्शन भी निकालें। डायरेक्शन क्या होती है कि वो किस डायरेक्शन में चला गया, तो वो बेसिकली एंगल पूछता है कि इसका एंगल, तो एंगल किस तरह निकालेंगे, डायरेक्शन टू फाइंड द स्फीयर ऑफ ए। अभी मैं डिस्कशन सिर्फ स्फीयर ए की कर रही हूँ। तो डायरेक्शन किस तरह निकालें, v1 कॉज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल होता है v1 कॉज ऑफ थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे v1, तो v1 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लिखेंगे, v1 कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, तो m1 m2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा तो थीटा उधर चले जाएगा, तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेम आपकी सेल्फ एक्सरसाइज है कि आपने स्फीयर बी के लिए सेम एज इट इज़ करना है। स्फीयर बी के लिए आपने क्या सिर्फ निकाल लेना है कि जब आपने v2 निकालना है, तो जो v2 निकालने के लिए आप इसको m1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सारा का सारा सेम रिपीट हो जाएगा। ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइज है, आपने स्फीयर बी के लिए खुद कंप्लीट कर लेना है, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।